वेलकम टू जूरीज क्रैक। सभी लॉ स्टूडेंट का जूरीज क्रैक के इस यूट्यूब चैनल पे वार्म वेलकम है। आज अपने ऑरिजिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अप्रोच के पार्ट टू में हम लोग 1895 के स्वराज बिल से बात करेंगे। हमने फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट वीडियो है सीरीज का उसमें ये देख लिया था कि हिस्टोरिकल अप्रोचेस कितने इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कि हमें पता चल पाए कि एक सोसाइटी ने कैसे इवोल्यूशन करके रिवॉल्यूशन करके कितने एफर्ट लगा के कितने सारे सेक्रीफाइस देकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में हमारा 1947 19 ड्राफ्ट हुआ, उसके बाद हमें 1926 जनवरी 1950 में मिला, तो कितना उसमें एफर्ट है। वो बस कट कॉपी पेस्ट नहीं था। तो हम अपने सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे स्वराज बिल, इंडियन काउंसिल एक्ट, लखनऊ पैक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहला जो इसमें माइलस्टोन कहा जाता है वो स्वराज बिल का कहा जाता है। तो उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि द अर्लीस्ट अटेम्प्ट बाय द इंडियन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 और द स्वराज बिल आउथर अननोन। उस समय तक आउथर अननोन थे। द बिल डिफाइंड the territorial applicability of entire British India, princely states, and Burma. Although there was no separate section on the fundamental rights, the bill included the right to speech, the freedom of expression, equality before the law, and right to vote. राइट टू वोट सोचिए 1895 में राइट टू वोट आ रहा था। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन कंपलसरी एट प्राइमरी लेवल। तो सबसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट स्वराज बिल में किया गया। और सबसे बड़ी चीज इसमें देखिए कि जो आज हम आज की एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को चाहिए वो सारा कुछ आज से 1910 150 साल पहले 200 साल पहले वो लोग सोच रहे थे। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट, राइट टू वोट का कंसेप्ट, राइट टू प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, एजुकेशन। तो इसी तरह से इट वाज रिटन ड्यूरिंग द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड इंक्रीजिंग वोकल डिमांड बाय द इंडियन फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट अल्वीड विद द ब्रिटिश एम्पायर। 1857 की क्रांति, जिसे हम द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसके बाद से ही एक राष्ट्रवाद, एक इंडियन नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो बढ़ती चली गई थी। और हम सभी, हमारे सभी फाउंडिंग फादर्स जो समय लड़ रहे थे, उनका एक डिमांड था कि जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो गवर्नेंस हो, वो हम में से कोई करे। मैं नहीं करूं, लेकिन हम जो एक समूह है भारतीयों का, उसी में से कोई जाके हमें एडमिनिस्ट्रेट करे, हमें गवर्नेंस उसी के द्वारा किया जाए। तो ये उनका हमेशा से डिमांड रहा। The author of the document remains a mystery. Annie Besant seemed to suggest that the document was influenced by the Bal Gangadhar Tilak, who was the force behind the call for the Swaraj. Tilak raised, the freedom is my birthright, and I shall have it. ये तो शुरू से रहा है। बाल गंगाधर तिलक जी हमेशा से कांग्रेस में भी एक्सट्रीमिस्ट हो के लीडर रहे और हमेशा से ये चाहते थे। हर आदमी का गोल तो एक ही था, फ्रीडम ऑफ इंडिया, सेल्फ रूल। अब किसी ने मॉडरेट ग्रुप में शामिल होकर, किसी ने होम रूल लीग में शामिल होकर, किसी ने एक्सट्रीमिस्ट रूल के वे से गए, लेकिन ऑल हैव द सेम विजन, ऑल हैव द सेम गोल कि उन्हें इंडिया का फ्रीडम चाहिए था। तो आइए इस नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से। और इंडियन हिस्ट्री, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके हिसाब से भी, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉडल मिलिट्री रिफॉर्म। मॉडल मिलिट्री रिफॉर्म आप सुनते होंगे। हम उस समय 1909 की बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थे, तो इसलिए मॉडली और मिंटो, तो जो मॉडली थे फर्स्ट जो लोग थे, ये लंदन में रहा करते थे क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। और ये जो मिंटू है वो, या जो भी, ये वाइस राय मतलब वो बंदा जो ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में हेड होगा, या एजेंट ऑफ द ब्रिटिश, जो हेड एजेंट है। तो ये थे मॉडले एंड मिंटो। द मॉडले मिंटो रिफॉर्म नेम्ड ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडियन अफेयर Lord John Morley and the Viceroy Lord Minto was the alternative name given to the Indian Council Act 1909.
क्योंकि जो ये सारा कुछ रिफॉर्म आया था 1909 में, इसलिए वन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इट इंट्रोड्यूस द फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, मेथड ऑफ इलेक्शन, an attempt to widen the scope of legislative council through indirect election। मतलब आज हम जो देखते हैं वो नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन था विथ लिमिटेड फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी का मतलब कोई दुकान का, शॉप का लाइसेंस नहीं, ये फ्रेंचाइजी जनरेट करता है राइट टू वोट, मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार। आज हमारे पास राइट टू वोट तो सबके पास है, लेकिन क्या पहले सबके पास हुआ करता था? नहीं। राइट टू वोट विच डिपेंड अपॉन द पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड टैक्स पेइंग कैपेसिटी। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस उसमें शुरू हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसे आप देखते होंगे आज भी हमारे यहाँ कई राज्यों में, कई स्टेट्स में एक असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो ये शुरुआत एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट टाइम कर दिया गया था उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1909 के पार्लियामेंट्री फॉर्म में विथ लिमिटेड फ्रेंचाइजी। मतलब सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, स्टार्ट किया गया। और आज हर एक भारतीय जो कि 18 साल का हो चुका है आफ्टर द 61st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1988, सभी लोग 18 साल के बाद वोट दे सकते हैं। उसके बाद था प्लेसेड द डिमांड ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट कौन लोग थे? जो ज्ञापन दिया करते थे, जो कि अहिंसा का पथ इस्तेमाल करते थे, जो मीटिंग करते थे, जो कॉन्फ्रेंस करते थे, जो सेमिनार करते थे फॉर द, इनका भी कोई आप ये नहीं कह सकते कि इनका गोल दूसरा था, या इनका भी गोल था फ्रीडम ऑफ आवर नेशन, लेकिन इनका जो पाथ था वो अहिंसा था, वो नॉन वायलेंस था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो खेमा जिस मॉडरेट रहते थे उनकी, एंड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस, वो हमेशा से चाहते थे, उनका भी यही कहना था कि गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। तो उनके डिमांड को ये रख रहे थे, क्योंकि डिमांड अगर उनका नहीं मानेंगे मॉडरेट्स का, तो होगा क्या कि अगर जब आपके उस पक्ष का डिमांड नहीं मांग रहे हैं तो उसकी पूरी की पूरी जो फैन फॉलोइंग है कम हो जाएगी। अगर उसी पार्टी का आप डिमांड मान रहे हैं तो लोगों में क्या होता है कि अगर वो लोग उनके पीछे चलने लगेंगे, एक बेस बनेगा। तो इसे हम समझेंगे कि आखिर ये मॉडरेट्स का डिमांड क्यों मांग रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट में आता है, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। Under this, the Muslim members were to be elected only by the Muslim voters. Thus, the act legalized communalism. The Lord Minto came to be known as the father of communal electorate. सबसे पहले इनका सबसे बड़ा सिद्धांत जो कभी नहीं बदला, अभी भी जब 2022 में हम बात कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। तो इन्होंने 1909 में एक सबसे बड़ा रेखा खींच दिया धर्मों के बीच में कि कुछ सीटों को इन्होंने मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दिया। चलो रिजर्वेशन तो बात तो ठीक थी, लेकिन अब इस सीटों पे वोट देने का भी अधिकार था, वो बस मुस्लिमों के पास चला गया। इस वजह से लॉर्ड मिंटो को कहा गया द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। फादर थे ये किस चीज के? धर्म के, राजनीति, कम्युनल राजनीति के। तो ये इन्होंने कर दिया था, ये सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंट। ये भी क्यों किया इसे भी हम समझते हैं। तो ये तीन चीजें उन्होंने लाया मोटा माटी। एक इलेक्शन जिसमें बहुत ही इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ करता था, कंसेप्ट आया विथ लिमिटेड फ्रेंचाइजी, वोटिंग देने का अधिकार था लेकिन बहुत ही लिमिटेड। मॉडरेट्स का डिमांड को कुछ हद तक रखा गया, लेकिन सबसे खराब अगर बात करूं तो उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ला दिया गया, जिस वजह से मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। अब इसकी बात अगर हम करते हैं इनकी, क्यों ये थोड़ा बहुत डिमांड हमारा मान रहे थे। सॉरी, द आर्म्स एक्ट 1878, इस आर्म्स एक्ट में क्या किया गया कि जो कुछ परसेंटेज 0.1% हमारे भारतीय आर्म्स को पोजेस कर रहे थे, उनसे भी कहा गया कि आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आप सब जानते हो, पढ़ने लिखने का अधिकार
पेपर को पढ़ने, वो भी एक बहुत कम परसेंटेज कर रहे थे। लेकिन जो भी ये पढ़ रहे थे, आप सोच लो, जो आज भी गन रखते हैं सोसाइटी में, उनका कुछ ना कुछ तो एक प्रोपोर्शनेट होता है, वो कहीं सोसाइटी के सबसे अपर क्लास से आते हैं। तो आर्म्स एक्ट हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने इलवर्ड एक्ट लाया 1883 में, कैलकाटा इनकॉर्पोरेशन एक्ट 1899 लाया। यहाँ भी क्या किया इन्होंने, नॉमिनेटेड, ये पूरा देखोगे 1890 1885 से लेके 1905 तक ये कर रहे थे नॉमिनेटेड, नॉमिनेशन वाले मेंबर का। इनका नॉमिनेशन किसके द्वारा किया जाता था, ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता था। इसकी संख्या को वो बढ़ाते जा रहे थे। यही काम उन्होंने कलकत्ता कॉर्पोरेशन में किया गया और एंग्लो इंडियन सोसाइटी हाउस को बढ़ा दिया। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट में भी क्या किया, ऑफिशियल कंट्रोल यूनिवर्सिटी नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया। जब आपने नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दी तो इलेक्शन का फायदा क्या हुआ, सारा मेजर डिसीजन तो वो ही ले लेंगे, क्योंकि मेजोरिटी में कौन आ जाएगा, नॉमिनेटेड मेंबर। इनसे भी बड़ा, सबसे बड़ा काम इन्होंने कर दिया जो देश के लिए बहुत हानिकारक रहा, वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 by Lord Curzon. All sections of the Congress, the moderates and the radical as they may be called, opposed it. सारे लोगों ने बोला, चाहे कांग्रेस का कोई भी धड़ा हो, चाहे वो मॉडरेट्स का धड़ा हो, चाहे रेडिकल्स हो, सब लोगों ने एक शब्द में इसकी निंदा की। उन्होंने बोल दिया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं चलेगा। अब कुछ और बैकग्राउंड की बात हम करते हैं। 1906 की बात है, 1909 से पहले हम बात कर रहे हैं, 1878 से हमने हिस्ट्री देख लिया। अब 1906 में क्या हुआ, एक मुस्लिम डेलीगेशन, मतलब कुछ मुस्लिम के लाइट लोग, शिमला डिपुटेशन, लोग शिमला में रहते थे, ठंडी जगह है, अंग्रेज आते थे, थोड़ी जयपुर में रहेंगे, थोड़ी जोधपुर में रहेंगे, ये जाएंगे कहाँ, शिमला में। शिमला में आगा खान ने लॉर्ड मिंटो से मिलके डिमांड किया सेपरेट इलेक्ट्रेट, और जब जैसे ही डिमांड किया कुछ नहीं तो चलो ये तो अच्छा डिमांड आया, इन्होंने इसको कर लिया। इसके साथ साथ इसी साल 1906 में the same group quickly took over the Muslim League initially floated by Nawab Salih Mullah of Dhaka along with the Nawab Mohsin ul Mulk and Waqar ul Mulk in December 1906 में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मुस्लिम लीग का। मतलब पार्टीशन के लिए पहला स्टेप तैयार हो चुका था। मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। ये सेशन कहाँ चल रहा था, ये सूरत में चल रहा था, जो गुजरात में है। उस सूरत सेशन में क्या होता है, कांग्रेस स्प्लिट टूट जाती है, मॉडरेट्स में और आपको किसमें, एक्सट्रीमिस्ट में। जो मॉडरेट्स होते हैं उनका एक दबदबा बन जाता है, मॉडरेट्स इतने होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट इतने होते हैं, और ये एक्सट्रीमिस्ट को लीड करते हैं बाल गंगाधर तिलक आउट साइड। इसके बाद एक और इवेंट जो हो जाता है वो था ये 1907। अब क्या है कि जब मॉडरेट्स का डिमांड, हमेशा मैंने बताया, अहिंसा पूर्वक, अहिंसा, दे नीड ज्ञापन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, व्हाइट पेपर, एवरीथिंग, बट नो एनी बाइकॉट, नो एनी बॉम्बबाजी, गोलीबाजी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में मॉडरेट्स की डिमांड को मान लिया गया। क्यों मान लिया गया, कि अगर हम उनकी मांग को, आज ये शब्द है टीजमेंट, टू डिसिमिनेट मुस्लिम फॉर द नेशनल मूवमेंट बाय ग्रांटिंग देम सेपरेट इलेक्टोरेट। एक दो लोग यहाँ पे, इंडियन काउंसिल एक्ट का दो मकसद था। पहले मुस्लिम और हिंदू में एक दीवार पैदा करो। क्यों पैदा करो, जब कोई आप दो भाई मिल के लड़ रहे हैं और अलग अलग रह गए तो आप क्या लड़िएगा। एक तो उन्होंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया। दूसरा है कि कांग्रेस को भी उन्होंने तोड़ दिया और ये तुष्टीकरण की राजनीति पे आ गए। किस तरह से, जब मैं किसी एक धड़े को सपोर्ट करने लगूंगा, जब मैं पावर में हूँ, गवर्नमेंट, ऐसा आप भी देखिएगा, जब भी गवर्नमेंट आती है, कभी कोई प्रदर्शन होता है, तो जो लीड रोल में होता है, जो सबसे एग्रेसिव होता है, सरकार उससे बात नहीं करती है। सरकार उस धड़े के किसी छोटे नेता से बात करती है और उस छोटे नेता से बात करके उसे बड़ा बनाती है। तो जो फॉलोअर की संख्या एक बड़े नेता के पास थी, जो ओरिजिनल प्रोटेस्टर के पास थी, वो शिफ्ट होने लगती है। तो ये शुरू से होता आया है, उस समय भी हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं बैकग्राउंड 1909 का, कि शुरू से 1905 से में एक सबसे बड़ा इवेंट होता है बंगाल का पार्टीशन। लेकिन 1898 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो, चाहे आर्म्स एक्ट हो, उसके बाद 1904 का क्या कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट हो, या
यूनिवर्सिटी एक्ट, ये सारे चीजों ने एक इवेंट बना दिया था। अब कुछ ना कुछ तो ब्रिटिशर्स को करना था, दिखाने के लिए ही सही, तो ये बस एक दिखावा भर था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हम लोग थर्ड स्टेप में आते हैं, द लखनऊ पैक्ट 1960, जिसे हम सेल्फ रूल और होम रूल कहते हैं। क्या है? द कांग्रेस लीग स्कीम 1960। लीग का जन्म हो चुका, ये वो लीग है मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग 1960 में 1906 में जन्म ले चुकी है। Also known as Lucknow Pact was a document jointly drafted by Indian National Congress and All India Muslim League in 1913, the league at its Lucknow session, which Muhammad Ali Jinnah attended for the first time, मतलब adopted, decided to cooperate with Congress and join in call with self for government। मतलब अब फिर से वो दो लोग जो टूटे थे, फिर से वो लोग जुड़ रहे हैं एक गोल के लिए। Both political organizations agreed to work together on a scheme that demanded self-government and put pressure on the British. The Congress and the League endorsed this reform at their respective annual session at Lucknow in 1960. This is formed to be known as Congress League Scheme। अब ये आप बताओ कि एनुअल सेशन हर साल कभी लखनऊ, कभी कराची, कभी लाहौर, पहले तो पार्लियामेंट था नहीं, कहाँ जाते हैं? शहर दर शहर। उससे एक तो लोगों के बीच में, जब लखनऊ गए तो लखनऊ के लोग उनको देखें, व्हाट्सएप था नहीं, इंटरनेट था नहीं, तब जब जाते थे लखनऊ तो लखनऊ के लोग मोबिलाइज हुए हैं, लाहौर के लोग मोबिलाइज हुए हैं, कभी कराची में सेशन कर लिया, कभी सूरत में सेशन कर लिया, कभी पटना में सेशन कर लिया, उससे पूरे भारत में सेशन करके लोगों को मोबिलाइज। कितना बड़ा मकसद था ये। कोई सेंटर्ड स्टेट में दिल्ली में बैठ के लुटियन जोन में राजनीति नहीं करते थे, ये पूरे भारत की राजनीति करते थे। The document was organized around 7 parts. 4 deal with the composition and functioning of the legislature and executive at the provincial and the federal level. The other 3 were titled Secretary of State, India and the Empire, and the military and other matter. अगर मैं इस दौरान, जब लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे हमें बता सकते हैं, क्योंकि जब आप बताइएगा नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे दिक्कत है कहाँ पे। तो let us tell what the doubt you have, and if you have a valid doubt, हम उसे solve करने की कोशिश करेंगे। The document proposed separate electorate and proportional representation for minorities, especially Muslim, at the provincial and federal legislature. Other notable aspects of the document included call for equality with other British dominion. अभी तक तो हमको इक्वालिटी भी नहीं दिया था दूसरे जो गुलाम देशों के साथ। The abolition of the Council of Secretary of State and the ban on the member of Indian civil services from occupying political position in a government. Unlike many other Indian historical constitution, this article contained no articulation of rights. यहाँ पे कोई rights की बात नहीं की गई, अभी तो हमें self rule की काम बात करनी थी। It was overshadowed by Montagu-Chelmsford reform that became the basis of Government of India Act 1990. The British claimed this act reduced self-government. Leader of the freedom movement disagreed. थर्ड स्टेप में हम बात करते हैं लखनऊ पैक्ट 1916 के जो रीजंस जो हम देख रहे हैं क्या था। ये लोग सभी यूनाइट हो गए थे, देख लीजिए हाथ, सारे लोग यूनाइट हैं। चाहे मॉडरेट्स की बात करें, कांग्रेसी मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम लीग की बात करें वो भी है, होम रूल लीग मूवमेंट वो भी है, सबका एक डिमांड था कि ये हो जाए। आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, जिसको मैंने डिफाइन करने से ज्यादा फायदा है नहीं। मॉडरेट्स का अपना एक डिमांड था, एक्सट्रीमिस्ट का अपना डिमांड था, मुस्लिम लीग का ये फर्स्ट एंड लास्ट एग्रीमेंट था, तिलक लॉन्च कर दिए थे जो इंडियन होम रूल लीग, वो भी साथ जुड़ गए थे। इट वाज द, देख लीजिए बस ये, इट वाज द फर्स्ट लास्ट पैक्ट साइन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। ओके, नोट्स आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से। अब द रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश government and Muslim were tense due to the aggressive and unilateral policies of British। इनकी तो पॉलिसीज, जब आप पार्टिसिपेटरी काम नहीं करेंगे तो जो आप पे गवर्नेंस कर रहा है, जो आपको एडमिनिस्टर कर रहा है, वो तो यूनिलैटरल ही होगा। तो इन्होंने भी हमारे साथ यूनिलैटरली वर्क करना शुरू कर दिया। The annulment of the partition of Bengal in 1911, 1910 में लगता है मुझे दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें
ये कैंसिल हो गया, फरमान जारी हो गया कि जो 1905 की जो हमारी गलती है, बंगाल डिवीजन जो हमने पार्टीशन कर दिया था बंगाल का, 1905 लॉट कर दो, उसे अनल कर दीजिए। वाज अ जोल्ट फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया। यहाँ आपको फंस गए, पहले कोई गाली दे रहा, अब कोई गाली दे रहा था इनको। Consequently, it shattered their confidence in a British and brought Muslims closer to Hindus against the British. The Lucknow Pact was a great achievement of Hindu and Muslim leaders who were successful in offering for the first and only time a mutually acceptable solution of Hindu-Muslim problem. ठीक है? Result of Lucknow session of Congress: the unity between the two factions of the Congress, moderate and extremist, and between the Congress Muslim League during the Congress session of Lucknow session of Congress aroused greater political enthusiasm in the country. Lucknow Pact paved the way for the Hindu-Muslim cooperation in the Khilafat movement, agitation in India, in agitation of Indian Muslims to preserve the authority of Ottoman Sultan as a Caliph of Islam, and non-cooperation movement from 1920. तो ये बातें होती है। अब अगले जो इस सीरीज की वीडियो में जो ऑरिजिन ऑफ हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अप्रोच की, तो इसके कई वीडियो सीरीज होंगे, लेक्चर सीरीज होंगे। इसके ये सेकंड सीरीज मैं अभी कंप्लीट करना चाहता हूँ कि थोड़ा छोटा छोटा मैं आपको बता पाऊँ कि आपके ब्रेन में वो अटे। आप इसे कुछ रिपीट देखिए, साथ में जो भी इसके पीडीएफ अवेलेबल है पढ़िए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से बात करेंगे। थैंक यू ऑल।